हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक खंडेलवाल कैटलाइजर इंस्टीट्यूट कोटा की तरफ से। आज आपके लिए लेके आया हूं बेटा मोस्ट रिपीटेड पैटर्न। मोस्ट रिपीटेड पैटर्न में आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो डिटर्मिनेंट का है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे हर साल क्वेश्चन आता है बेटा, मतलब आप यहां से अपने +4 मार्क्स कंफर्म कर पाते हो। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसका रीजन क्या है? इसकी 4 अलग अलग मेथड है बेटा। अगर चारों मेथड पढ़ोगे और चारों में कंफ्यूजन है आपको, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ किसके, इजीएस्ट मेथड जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अभी जेई मेंस के लिए, नॉलेज के लिए चारों मेथड बहुत बढ़िया है जो अपन पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ डिस्कस क्या करेंगे अपन, सिर्फ जिससे अपने जेई मेंस के क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि जेई मेंस नजदीक है बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेटा अपने पास दो तरह की, एक होती है होमोजीनियस, एक होती है बेटा नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या बेटा, जिसमें हर एक टर्म की डिग्री क्या रहे, सेम रहे। यानी कि अगर आपको पता हो तो 2D में अगर मैं लाइन बोल दूं जो ओरिजिन से पास आउट हो रही है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 और cx प्लस dy इक्वल टू 0, तो भाई मुझे दिख रहा है इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1 और इस टर्म की भी डिग्री 1। नहीं, यानी ऊपर वाली भी होमोजीनियस है, नीचे वाली भी क्या है, होमोजीनियस। तो ये क्या बन गया, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन ये तो क्या है, 2D में लाइन, समझ रहे हो। प्रैक्टिकली अगर मैं देखूं तो ये 2D की क्या है, लाइन, जो किससे पास आउट हो रही है बेटा, ओरिजिन से, क्योंकि यहाँ C0 है। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी होती है लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की। यहाँ C0 है, मतलब ये किससे पास आउट हो रही है, ओमो किससे, ओरिजिन से। क्लियर। इसी तरह से अगर मैं बोलूं बेटा कि अगर ये लाइन है, इसी जगह अगर मैं 3D की बात करूं, मतलब तीन इक्वेशन लूं, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड लेता था, तो मैं क्या ले लेता हूं, a1 b1 c1। ऐसे ही ले लेता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्या पता लगा कि यार ये क्या है, अब प्लेन की इक्वेशन। अगर 3D का आपने प्लेन पढ़ा है तो वो क्या होता था, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। डी यहाँ 0 है, मतलब ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है। मतलब 3D में ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, प्लेन को। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है या नहीं। तो ये क्या है बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसे आती है नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस क्या होती है बेटा, कि अगर मैं 2D में बात करूं तो मैंने लिख दिया a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ऐसे ही a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये क्या है, 2D की लाइन। क्लियर है या नहीं। इसी तरह से अगर मैं 3D में लिखूं बेटा, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। अब क्या करूंगा बेटा, आप खुद समझिए कि ये जो इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन निकालना ही अपना काम है। नहीं तो भाई सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्या क्या सॉल्यूशन होंगे, अपन ने 10th क्लास में भी पढ़े थे कुछ के, कि भाई अगर यहां से देखो, आप खुद सोचिए कि अगर ये 0 है, नहीं मतलब ये क्या है, ओरिजिन से पास आउट हो रही है दोनों लाइन, नहीं मतलब ये इंटरसेक्टिंग होगी ओरिजिन पे, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो क्या होगा बेटा अपने पास, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो वो मस्ट भी क्या होगा, 0,0 0,0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि यार ये एक ही लाइन बन जाए, इसी के ऊपर दूसरी लाइन हो, समझ रहे हो, कोइंसिडेंट लाइन बन जाए ये दोनों, नहीं जो ओरिजिन से पास आउट हो रही है। क्लियर है या नहीं। मतलब उसके इसमें इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो वो कब पॉसिबल होता था बेटा, जब रेशियो इक्वल हो। क्लियर है या नहीं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर a अपॉन सी बी अपॉन डी के इक्वल हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ यार ये लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। क्या होंगी, कोइंसिडेंट। मतलब उस केस में क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर, क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर ये ए अपॉन सी बी अपॉन डी के इक्वल नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, उस केस में 0,0 ही इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी उस केस में क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें अगर दो की बात करूं तो 10th क्लास में आपने दो वाला पढ़ा था कि यार a1 अपॉन a2 नहीं किसके इक्वल नहीं है, अगर b1 अपॉन b2 के, तो क्या होता था बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरह से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 था, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 था। नहीं तो लाइंस क्या होती थी बेटा, पैरेलल। आप खुद सोचिए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट c1 और c2 इक्वल नहीं है। मतलब किनको रिप्रेजेंट करता है, दो पैरेलल लाइंस को। अगर दो पैरेलल लाइन है तो वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रही है बेटा, देखो इंटरसेक्ट हो रही है तो एक सॉल्यूशन आया, अगर इंटरसेक्ट नहीं हुई पैरेलल लाइन है तो क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। गॉट इट। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है बेटा, तो लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट। मतलब
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। गॉट इट? तो ये तो दो की बात हो गई बेटा। नहीं, अपन ने ये पढ़ रखा था 10th क्लास में, लेकिन हमारे पास अब क्वेश्चन आते हैं बेटा 3 के। नहीं, तो अपन उसको डिस्कस करते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आइए समझते हैं सबसे पहली चीज कि भाई सिस्टम में जो नॉन होमोजीनियस है उसमें सिस्टम में आंसर क्या होता है? एक तो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। कंसिस्टेंट सिस्टम में दो पॉसिबिलिटी है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा बेटा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। तो अब बात कर रहा हूं मैं 3 की बेटा, कि अगर मैं 3 में निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, नॉन होमोजीनियस के लिए लिख रहा हूं पहले, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू D3। यानी अगर मेरे को निकालना है कि सिस्टम में क्या सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन है, सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो क्या काम करना है आपको, क्या निकालना है वो समझते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे डेल। डेल का मतलब क्या होता है? ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं बेटा उनको लिखना, यानी a1 b1 c1, इसी को क्रैमर रूल भी बोलते थे बेटा। a2 b2 c2, a3 b3 और c3, ये जो कोफिशिएंट इनको क्या बोलते हैं? डेल। अब भाई ये अगर कोफिशिएंट जीरो आ गया, क्या आ गया? कोफिशिएंट जीरो अपने पास, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई डिनोमिनेटर जीरो होगा। क्यों? क्रैमर रूल अगर आपने पढ़ा है बेटा, तो x अगर निकालना होता था तो उसको लिखते हैं बेटा डेल वन अपॉन डेल, y अगर निकालना है तो उसको लिखते हैं डेल टू अपॉन डेल, और z निकालना है तो उसको लिखते हैं डेल थ्री अपॉन डेल बेटा। नहीं, ये डेल वन डेल टू डेल थ्री क्या है, आइए वो भी समझते हैं कि डेल वन का मतलब क्या होता है कि अगर अपन को क्या करना है, डेल वन निकालना है, तो जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह क्या रख दो? कांस्टेंट वाले कोफिशिएंट, यानी d1 d2 d3, बाकी क्या रखो? सेम b1 b2 b3 और c1 c2 c3। इसी तरह से अगर डेल टू निकालना होता बेटा तो ये पहला और तीसरा सेम रहता, सेकंड y के कोफिशिएंट की जगह क्या रखता? d1 d2 d3। मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये b1 b2 b3 की जगह d1 d2 और d3 आ जाएगा। इसी तरह अच्छा सा डेल थ्री तो आप खुद ही बता दो। नहीं, क्या होगा कि c1 c2 c3 की जगह d1 d2 d3, आगे वाले वही रहेंगे a1 a2 a3 और b1 b2 b3। तो ये डेल थ्री आ गया। तो अगर कभी एक्स वाई जेड निकालने हैं तो इससे निकाल सकते हैं, लेकिन अपन से ये नहीं पूछेगा कि एक्स वाई जेड निकालो। अपन से तो क्या पूछेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। नहीं, तो उनकी कंडीशन पूछेगा। तो कैसे करेंगे आप समझिए। तो अगर सबसे पहली चीज कि अगर डेल क्या आ रहा है बेटा? नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आ रहा है? डेल नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहली चीज इसका क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा ही होगा। डेल नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो पिछला वाला केस था a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू किसके? b1 अपॉन b2 के, मतलब उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं है बेटा। क्यों? आप देखो अगर दो में समझते थे a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 करता था, नहीं तो a1 इंटू b2 आएगा, a2 इंटू b1 आएगा, ये डिटर्मिनेंट होता था बेटा। नहीं, तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। नहीं, बताया था नॉट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब डेल नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, अगर डेल जीरो आ जाए तो आप खुद सोचिए कि अगर डेल वन जीरो है, नहीं सॉरी डेल जीरो है, तो ये अपॉन में आ रहा है जीरो, नहीं यानी ये इनफाइनाइट की तरह भागने लगेगा। तो इसको ऐसे समझिए, डेल इंटू एक्स इक्वल टू डेल वन लिखोगे आप। नहीं, तो अपने पास केसेस बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? केसेस। कैसे? कि अगर डेल इक्वल टू क्या है बेटा? जीरो, नहीं तो या तो नो सॉल्यूशन होगा या क्या होगा बेटा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नहीं, दोनों हो सकते, कोई जरूरी नहीं है। इसी तरह से अगर क्या बेटा डेल वन इक्वल टू डेल टू इक्वल टू डेल थ्री इक्वल टू जीरो हुआ, क्या हुआ कि भाई डेल वन भी जीरो है, डेल टू भी जीरो है और डेल थ्री भी जीरो है, नहीं तो क्या हो सकता है? या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या क्या होंगे बेटा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी दोनों है बेटा कि या तो क्या होंगे? इनफाइनाइट भी या क्या होंगे? नो सॉल्यूशन भी। क्लियर? इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि कम से कम एटलीस्ट क्या बेटा? वन ऑफ डेल वन कॉमा डेल टू कॉमा डेल थ्री नॉन जीरो है, अगर कम से कम एक नॉन जीरो आया, नहीं तो भाई ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, ये तो जीरो इंटू वाई, जैसे कि मान लो डेल टू नॉन जीरो है तो डेल इंटू वाई इक्वल टू डेल टू लिखूंगा, इधर जीरो इधर नॉन जीरो, कभी इक्वल नहीं हो सकते, मतलब वो क्या होंगे? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो ये तो पता है, लेकिन इनफाइनाइट में दो केसेस है। अच्छा सर, तो इनमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा है? नहीं, तो अब इसको ऐसे समझिए प्रैक्टिकली, तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। आप समझिए ये एक प्लेन था, नहीं तो प्लेन के क्या क्या केसेस हो सकते हैं आप समझना। अपने पास ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक प्लेन मैंने ये बनाया ट्राइंगुलर प्लेन, एक प्लेन ये बनाया और एक ये ट्राइंगुलर प्लेन बनाया, समझना इस चीज को। तो ये तीनों प्लेन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे,
मतलब यूनिक सॉल्यूशन हुआ। क्या हुआ? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब तीनों प्लेन बेटा पैरेलल हो, ऐसे समझना, नहीं, यानी इस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। और अगर मेरे पास प्लेन कैसे हो बेटा? कॉपी की तरह। कॉपी में समझते हो आप? कॉपी के पन्ने जब आप खोलते हो, जैसे कि आधे आधे खुले, मैंने एक इधर खुला, एक इधर खुला, एक इधर खुला, तो बहुत सारे प्लेन होंगे जो क्या होंगे? पास आउट होंगे। समझ रहे हो? ये बुक थी ऐसे, है ना? ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पन्ने होंगे जो ऐसे खुल रहे होंगे, नहीं तो वो एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, उनकी जो पोजीशन है एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसको क्या बोलूंगा कि एक कॉमन लाइन आएगी। जब कॉमन लाइन आई तो कितनी लाइन पे पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट। यानी इस केस में क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। गॉट इट? तो सर हमें कैसे पता लगेगा वहां? ये तो प्रैक्टिकली समझाया आपने, वहां कैसे पता लगेगा? वहां पता लगाने के लिए आप क्या करोगे? पहले डेल निकाल लेना। नहीं, डेल इक्वल टू 0 आया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि तीनों 0 है या नहीं। अगर तीनों 0 आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बेटा? तीनों 0, तो अपन क्या करेंगे कि रख के देखेंगे वैल्यू कि a1 अपॉन a2 अपॉन a3, b1 अपॉन b2 अपॉन b3, c1 अपॉन c2 अपॉन c3 और d1 अपॉन d2 अपॉन d3, मतलब सबका रेशो अगर सेम आ गया तो क्या होंगे वो? कोइंसिडेंट। समझ रहे हो? अगर सारे सेम आ गए, d1 d2 d3 के साथ सारे सेम आ गए, नहीं मतलब तीनों एक ही प्लेन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से। समझना इस चीज को, नहीं अभी समझाऊंगा क्वेश्चन रख के। तो यहाँ जो प्लेन होंगे वो एक ही लाइन पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए इधर समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज कि अपने पास जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, क्या? इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस, नहीं, is infinitely many solution then 13 alpha beta is equal to, नहीं अपन से बोला है infinitely many solution है। infinitely many solution के लिए मैंने अभी बताया था कि भैया पहली बात तो डेल 0 होना चाहिए, डेल 1 भी 0 हो, डेल 2 भी 0 हो, डेल 3 भी 0 हो। क्लियर? यानी अगर यहां देखें तो यहां अननोन वेरिएबल कितने हैं बेटा? सबसे पहली चीज समझिए, अननोन वेरिएबल है अल्फा और बीटा। नहीं, अपने पास 4 हेड निकालने के लिए तो 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल हो सकती थी, लेकिन यहाँ 2 ही वेरिएबल है तो मैं 2 वेरिएबल निकालूं तो मैं डेल अगर निकालता हूं तो उसमें अल्फा बीटा दोनों टर्मिनोलॉजी आएगी। लेकिन अगर मैं देखो डेल 2 निकालूं, क्या डेल 2 निकालूं, तो डेल 2 की जगह मैं ये रखूंगा, यानी अगर डेल 2 लिखूं बेटा तो कोफिशिएंट क्या आएंगे? 2 1 3, फिर 3 अल्फा और y की जगह यहाँ -1 की जगह 5 -4 और 7 आएगा डेल 2 के लिए। बोलो, ये डेल 2 की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही मैं अगर बोलूं कि यहां पर क्या आएगा? -1 3 और बीटा, तो क्या डेल 2 में सिर्फ बीटा आ रहा है? यानी निकालना इजी पड़ जाएगा। इसी तरह से एक बार मैं क्या करूं? बीटा को गायब कर दूं तो डेल 3 निकाल लेता हूं, तो डेल 3 क्या होगा? आगे आएगा बेटा 2 1 3, फिर 3 अल्फा माइनस का 1, फिर क्या आएगा? माइनस का 1 3 और बीटा था तो उसकी जगह क्या लिख देता हूं बेटा? 5, फिर क्या लिख देता हूं? माइनस का 4। ठीक है, लिख देता हूं d1 d2 d3, यानी कि 5 माइनस का 4 और 7। क्लियर? तो ये आ गए, तो अब इनसे काम इजी होगा क्योंकि चारों वैल्यू 0 है तो कोई भी दो को 0 कर दो बेटा, जल्दी से समझ में आएगी चीज। यानी अब यहां से मैं इसको क्या कर देता हूं? 0 के इक्वेट, इसको भी 0 के इक्वेट। तो देखिए क्या होगा, 2 के लिए सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? रो और कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 4 बीटा माइनस 7 3 जा कितना होगा? 21। ऐसे ही -5 के लिए अगर सॉल्व आउट करूं तो बीटा माइनस का 9 हो जाएगा, -1 के लिए सॉल्व आउट करूंगा तो 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 3 जा 12। इसी तरह से अगर डेल 3 की बात करूं तो 2 के लिए सॉल्व करूं तो क्या आएगा? 7 अल्फा माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी माइनस का 4। फिर 3 के लिए सॉल्व करूं माइनस के लिए तो 1 इंटू 7 यानी 7, फिर 3 इंटू -4 यानी कि माइनस माइनस प्लस 12। फिर क्या होगा? 5 के लिए सॉल्व करूंगा तो माइनस का 1 माइनस का 3 अल्फा। गॉट इट? यानी ये कितना हो गया बेटा? 7 2 जा 14 अल्फा माइनस का 4 2 जा 8 माइनस का 19 इंटू 3 57, 5 इंटू 1 यानी 5, 5 3 जा कितना? 15 अल्फा। तो यहां से अगर मैं देखूं बेटा माइनस का 15 अल्फा और प्लस का 14 अल्फा, यानी माइनस का अल्फा 8 और 5 13, नेगेटिव के नेगेटिव 13 नेगेटिव, तो माइनस का 70 इक्वल टू 0, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस का 70। गॉट इट? अल्फा आ गया। यहां से बीटा निकाल लेता हूं बेटा, तो बीटा भी बड़े इजीली निकाल लोगे, माइनस का 8 बीटा माइनस 21 2 जा 42, माइनस का 5 बीटा माइनस माइनस प्लस 5 9 जा 45 और 12 और 7 19 इक्वल टू 0, यानी 5 और 8 13 बीटा इक्वल टू -42 प्लस 45 3 और 19, 3 तो प्लस का बचेगा और 19 है तो यानी 21।
इक्वल टू 0 यानी बीटा इक्वल टू कितना बच जाएगा अपने पास, देखिए वापस से समझाता हूँ, माइनस का तो 42 आया, प्लस का 45, तो यानी 21/13 नेगेटिव का, गॉट इट। यानी अल्फा भी आ गया और बीटा भी आ गया। अब अपन को पूछा है 13 अल्फा बीटा, तो क्या लिख दूं, 13 इंटू अल्फा माइनस 17 इंटू माइनस 21/13, 13 से 13 तो कैंसिल आउट, 21 इंटू 7 कर लेते हैं, 7 1 जाए 7, 7 2 जा 14, 147। मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है, एक बार चेकआउट कर लेते हैं क्या गलती की है। 2 के लिए सॉल्व किया तो -4 बीटा, माइनस का कितना आया बेटा 21, बिल्कुल सही। -5 के लिए सॉल्व किया तो बीटा माइनस का 9, बिल्कुल। -1 के लिए देखिए यहाँ गलती कर दी, यहाँ -1 के लिए तो यहाँ -19 आएगा बेटा, तो -19 आएगा, प्लस का क्या होगा अपने पास, देखिए माइनस का 19 है, प्लस का 3 बच रहा था, तो माइनस का कितना आएगा बेटा 16, गॉट इट। माइनस का 16 आया तो ये इधर आएगा, तो माइनस का 16/13, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, ये माइनस का 16/13 होगा, 13 से 13 कैंसिल, 16 इंटू 7 कर लो, 7 6 कितना होगा 42, नहीं 4 7 1 7 और 4 11, तो 1120, नहीं, तो आंसर इज बी, गॉट इट। तो अपने पास क्या आ गया बेटा, कैलकुलेशन थोड़ी सी मैंने क्या कर दी, हम माइनस की जल्दी जल्दी में मिस्टेक, आप ये गलती मत करिएगा बेटा, मैं टीचर हूं, मैं झेल सकता हूं, आपके लिए ये अलाउड नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, आगे, कि भाई सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वापस से, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 म्यू, x प्लस 2y प्लस 2 डेल्टा जेड लेमडा जेड इक्वल टू 10 म्यू, और ये भी इक्वल टू समथिंग, where lambda and mu element of R, which one of the following statement is not correct। अपन से बोल रहा है 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा पूछे जाते हैं और थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो आइए समझते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला है द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ डेल इक्वल लैम्डा इक्वल्स टू दिस एंड म्यू इक्वल टू दिस, दूसरा भी लैम्डा और म्यू में दे रखा है, तीसरा भी दे रखा है और चौथा भी दे रखा है। तो सबसे पहला काम तो अपना क्या है बेटा, कि लैम्डा और म्यू को फाइंड आउट करना। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो लिख रखा है अपन ने, क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा चाह रहा है। अपन को बोला था भाई कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, उसमें बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी यूनिक सॉल्यूशन भी, तो मैं सबसे पहले डेल निकालता हूँ। डेल क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट्स, नहीं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या है 1 1 1 पहले लिए, दूसरे वाली इक्वेशन के लिए क्या है 1 2 और 2 लैम्डा, तीसरे के लिए क्या है बेटा 1 3 और 4 लैम्डा स्क्वायर, गॉट इट, ये है अपने पास, नहीं। तो अगर मैंने बोला डेल जो आएगा वो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं यहीं के यहीं, तो 1 के लिए सॉल्व करूंगा 2 इंटू 4 यानी 8 लैम्डा स्क्वायर, 2 3 जा कितना होगा 6 लैम्डा, -1 के लिए अगर सॉल्व करूंगा बेटा, क्यों साइन चेंज होगा इसका, 1 इंटू 4 लैम्डा स्क्वायर, 1 इंटू 2 लैम्डा नेगेटिव का, फिर 1 के लिए सॉल्व करूंगा तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, यानी इसको सिंप्लीफाई किया तो 8 एप्पल माइनस 4 एप्पल यानी 4 एप्पल यानी 4 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का 6 लैम्डा प्लस का 2 लैम्डा बेटा, मतलब माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी 2 लैम्डा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 1/2। अगर लैम्डा इक्वल टू 1/2 हुआ तो डेल 0 आएगा बेटा, क्लियर। अब यानी कि मैं अगर पीछे देखूं, नहीं क्या क्या ऑप्शंस थे, तो वो क्या बोल रहा है, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1/2, नहीं तो भैया लैम्डा अगर 1/2 नहीं है, ऑब्वियस ही चीज है कि 1/2 पे क्या आ रहा था 0, तो अगर 1/2 नहीं है तो मेरे पास क्या है वो ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, नहीं। लेकिन अपन से ऑप्शन में क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, ये ध्यान से समझिए, अपन से क्या पूछा है नॉट करेक्ट, मतलब ए ऑप्शन तो अपना सही है भैया, अपन को नहीं चेक करना, नहीं अभी म्यू नहीं निकाला, लेकिन अपन ने अब म्यू भी निकालते हैं, नहीं तो म्यू निकालने के लिए क्या करूं बेटा, आप खुद सोचिए, लैम्डा अपने पास आ चुका है हाफ, नहीं अगर लैम्डा हाफ रखता हूं तो क्या वैल्यू बनेगी, आप खुद सोचिएगा। डेल 1 की बात कर लेते हैं, चलो पहले डेल 1 का मतलब क्या होगा, सबसे पहली चीज उधर क्या है बेटा 4 म्यू कोफिशिएंट, नहीं फिर अपने पास कोफिशिएंट क्या है बेटा 10 म्यू, गॉट इट, और फिर क्या है अपने पास कोफिशिएंट म्यू स्क्वायर प्लस का 15, फिर y के कोफिशिएंट क्या क्या है बेटा 1, फिर 2 है, इधर 3 है, इधर क्या है बेटा z के कोफिशिएंट 1 है, फिर 2 लैम्डा है। देखो लैम्डा अगर हाफ रखा, नहीं लैम्डा की वैल्यू हाफ, तो कितना होगा 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 यानी 1। इसी तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ 1/2 रखा वापस से तो 4 इंटू 1/4 यानी ये भी क्या आएगा 1, गॉट इट। यानी डेल 1 की वैल्यू ये है, अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले तो क्या होगा आपको देखिए, 4 म्यू के लिए सिंप्लीफाई किया 2 - 3 यानी -1, -1 के लिए सिंप्लीफाई करूंगा 10 म्यू माइनस का म्यू स्क्वायर माइनस का 15, इसी तरह से 1 के लिए सॉल्व आउट कर लेता हूं तो क्या होगा 10 इंटू ये तो 30 म्यू माइनस का 2 म्यू स्क्वायर माइनस 15 2 जा 30, ठीक है बेटा, ये अपने पास आ गया। अब जैसे यहां से सिंप्लीफाई किया तो देखो क्या हुआ,
ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का म्यू स्क्वायर आएगा बेटा, है ना, और यहाँ क्या है माइनस का 2 म्यू स्क्वायर, तो माइनस का म्यू स्क्वायर बचेगा, माइनस का 4 म्यू, माइनस का 10 म्यू, माइनस का 14 म्यू, माइनस का 14 म्यू प्लस का 30 म्यू यानी प्लस का 16 म्यू, माइनस माइनस प्लस 15, प्लस 15 माइनस 30 यानी माइनस 15, यानी माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा बेटा, इसको जीरो क्यों कर रहा हूं, म्यू की वैल्यू निकालने के लिए, कहां डेल वन जीरो है बेटा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस इक्वल टू जीरो, यानी म्यू माइनस 15 और म्यू माइनस 1 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको आनी चाहिए बेटा, एक स्टेप में करनी, यानी म्यू की वैल्यू 15 आ गई है और म्यू की वैल्यू 1 आ गई है, 15 और 1, मतलब 15 के लिए भी डेल वन जीरो आएगा, 1 के लिए भी क्या आएगा, डेल वन जीरो आएगा, इसी तरह से डेल टू भी और इसी तरह से डेल थ्री भी, मतलब अपना काम क्या हो गया, अब ऑप्शन को चेकआउट करना, तो मतलब देखिए क्या कह रहा है कि लेमडा अगर क्या है बेटा 1/2 है और म्यू 1 और 15 है, तो भाई ऑब्वियस है यूनिक सॉल्यूशन है, बिल्कुल लेमडा अगर हाफ नहीं आ रहा तो यूनिक सॉल्यूशन है ही सही। द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ लेमडा इक्वल्स टू हाफ एंड म्यू इक्वल टू 1, यही मैं समझाना चाह रहा था बेटा, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, नहीं कि भाई अगर म्यू 15 आया और म्यू 1 आया, नहीं, अब देखिए अगर मैंने म्यू को 1 रखा इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, फिर दूसरी बनेगी x प्लस 2y, लेमडा 1/2 रखा तो z इक्वल टू कितना बेटा 10, और x प्लस अगर क्या रखा बेटा वापस से लैम्डा की जगह 1/2 रखा तो ये z हो जाएगा, म्यू की जगह 1 रखा तो ये 16 हो जाएगा, नहीं, तो अब क्या देखिए बेटा कि अगर यहाँ पर डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों जीरो थे, क्या थे, तीनों जीरो, तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे या नो सॉल्यूशन होते थे, और नो सॉल्यूशन होता था तो सिस्टम क्या होता था, इनकंसिस्टेंट, यानी अगर मैं यहां से देखूं क्या रेशो 1:1:1 आएगा, यहाँ 1:2:3, यहाँ 1:1:1, यहाँ अलग आएगा, नहीं, तो यहाँ रेशियो सेम नहीं आ रहा, मतलब यहाँ ये जो है प्लेन अपने पास ये क्या देंगे बेटा, नो सॉल्यूशन, क्या देंगे, नो सॉल्यूशन, गॉट इट और नॉट, अगर ये तीनों सेम आते तो मैं क्या बोलता, सिस्टम क्या है बेटा, कंसिस्टेंट होता, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, मतलब कि मेरे पास क्या आ चुका है बेटा कि जो सेकंड ऑप्शन है द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट लैम्डा इक्वल टू हाफ एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये गलत हो गया क्योंकि जो म्यू इक्वल टू 1 था उस पे सिस्टम क्या था बेटा, इनकंसिस्टेंट, उसने बोला म्यू 1 नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, नहीं तो अपन से पूछा भी नॉट करेक्ट है, तो बी ही अपना क्या है करेक्ट ऑप्शन, गॉट इट, क्लियर। इसी तरह से अगर आप 15 के लिए देखेंगे तो 15 भी रख के देखेंगे अपन म्यू की जगह, नहीं, अगर सेम रेशियो आया तो क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट अदरवाइज नॉट कंसिस्टेंट, गॉट इट। तो ये क्या है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आया, द कंसीडर द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन दिस which of the one of the following is statement is not correct। अच्छा ये तो पुराना वाला इक्वेशन ले लिया अपन ने, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये दे दिया, अब बोला है कंसिस्टेंट है, नहीं, सिस्टम कंसिस्टेंट है यानी कि क्या होगा, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। यूनिक कब होता था, जब डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल का क्या है वैल्यू तो निकाल लेते हैं, माइनस का के माइनस 15 माइनस 4 3 4 1 माइनस 14 के माइनस का और 3, नहीं, इसको देखा कि कहाँ जीरो नहीं हो रहा, तो सबसे पहली चीज इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस के लिए किया तो 4 3 12 माइनस माइनस प्लस के 3 के लिए सिंप्लीफाई करोगे, मतलब डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना पूरा इसमें चैप्टर में और कुछ ही नहीं करना, तो क्या आएगा अपने पास, माइनस 15 3 45 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 4, माइनस 14 के लिए करूंगा तो क्या होगा बेटा, माइनस 14 के लिए माइनस का 15 आएगा और प्लस का 16 आएगा, यानी कि अगर यहां से देखो बेटा तो माइनस का 12 के माइनस का के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 3 135 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 4 12 के माइनस का 14 इंटू माइनस 15 कर लेते हैं, 15 15 225 होता था बेटा, नहीं तो 15 कट कर देते हैं तो 210 हो जाएगा, ठीक, अच्छा ये करने की जरूरत ही नहीं है, देखो कैलकुलेशन में, नहीं अपने पास डायरेक्ट ही दिख रहा है, ये प्लस का 1 हो रहा है, प्लस का 1 इंटू माइनस 14 यानी माइनस का 14, यहां से अगर मैंने देखा तो माइनस का के स्क्वायर आ रहा है, इससे ये तो क्या हो गया कैंसिल आउट, 135 माइनस 14 यानी कि कितना बचा 121 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 121, यानी के क्या नहीं होना चाहिए बेटा, प्लस माइनस 11 नहीं होना चाहिए, नहीं, तब जाके क्या होगा, तो अब देखो यहाँ ऑप्शन भी दिख रहे हैं साफ साफ कि रियल नंबर माइनस 11 13 13 माइनस 11 और 11, तो जब क्या नहीं है प्लस माइनस 11 तब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, नहीं। इसी तरह से बेटा आएगा अपने पास क्या, होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन, उसके बाद लेकिन पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं किसका, नॉन होमोजीनियस का, क्या बोल रहा है, सिस्टम दिस इज इनकंसिस्टेंट, क्या बोला है,
इनकंसिस्टेंट है सिस्टम। इनकंसिस्टेंट का मतलब समझते हो कि भैया डेल तो क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। क्लियर। लेकिन सिस्टम इनकंसिस्टेंट है मतलब कि क्या होना चाहिए, प्लेन्स पैरेलल होने चाहिए। तब वो कैसे पता लगेगा वो समझते हैं। सबसे पहले डेल जीरो किया, मतलब 1 1 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1 1 1 लैम्डा, नहीं इक्वल टू क्या कर रहा हूं, जीरो। यानी अब इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो क्या आएगा, लैम्डा के लिए लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, 1 के लिए सॉल्व आउट करोगे तो लैम्डा माइनस 1, 1 के लिए सॉल्व आउट करोगे तो 1 माइनस लैम्डा, यानी लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, यानी लैम्डा क्यूब माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 2। अब भाई ये क्यूबिक है, क्यूबिक की आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। मैंने एक स्टेप में वैसे भी वीडियो डाली थी शॉर्ट ट्रिक क्यूबिक की कि मैं एक स्टेप में खत्म कर दूंगा। मुझे 3 नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 2 हो और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 0 है लैम्डा स्क्वायर का, तो मतलब सम 0 हो। तो क्या क्या ले लूं, 2 1 और 1। अब मुझे सम 0 चाहिए तो कब ले लूं, कि जब -1 ले लूं, -1 और 2 तभी सम 0 आएगा। यानी कि अपने पास क्या है ऑप्शन कि लैम्डा जो है तो +2 एक फैक्टर, लैम्डा -1 दूसरा और लैम्डा -1 ही तीसरा। मतलब ये क्यूबिक का क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। इसको अगर 0 किया तो लैम्डा क्या आया बेटा, माइनस का 2 और लैम्डा 1, तो दो वैल्यू हो सकती है। लेकिन उसने बोला सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, तो इसमें से हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आए किसी के, या क्या हो सकता है नो सॉल्यूशन आए। तो चेक करना पड़ेगा। जैसे लैम्डा 1 रखा, 1 अगर रखता हूं बेटा तो देखो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। क्या तीनों प्लेन कोइंसिडेंट है, मतलब इस केस में क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब ये तो नहीं हो सकता, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का है। तो जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा तो सिर्फ एक ही बचा कि -2 हो सकता है। तो लैम्डा की जगह -2 रख दो, -2 का स्क्वायर 4, -2 का मॉड 2, 4 और 2 6, यानी आंसर इज 6। गॉट इट। तो ये क्या थे बेटा, नॉन होमोजीनियस पे क्वेश्चन। नहीं, अब होमोजीनियस सिस्टम पे क्वेश्चन क्या आते हैं बेटा वो भी समझ लेते हैं। तो जब होमोजीनियस सिस्टम है, ये अपन ने कर लिया है बेटा, ठीक है। तो होमोजीनियस सिस्टम में क्या था, मैंने आपको समझाया भी था कि यार a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 था, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। नहीं, अगर होमोजीनियस सिस्टम तो अपने पास दो केसेस होते हैं बेटा, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब जब यूनिक होता है तो वो ओरिजिन से पास आउट होगा, यानी कि ऑब्वियस ही चीज है कि इसमें यूनिक क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, जिसके सॉल्यूशन ही क्या हो, 0 0 0। नहीं, अगर दो हैं तो 3 0 0 0, अदरवाइज 0,0। इसी तरह से क्या होगा, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अगर नॉन ट्राइवल है बेटा, नहीं तो क्या होंगे, इनफाइनाइट। क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऑब्वियस है, नहीं क्योंकि इनमें कभी भी क्या नहीं हो सकता बेटा, क्या मेनी सॉल्यूशन नहीं हो सकते, जैसे 1 2 3 4 ऐसे सॉल्यूशन नहीं हो सकते। या तो सॉल्यूशन 0 0 0 रहेगा या इनफाइनाइटली होंगे। तो कब होता है बेटा, कि अगर डेल इक्वल टू 0 है तब तो नॉन ट्राइवल इनफाइनाइट होंगे सॉल्यूशन, और अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर क्या होंगे अपने पास, यूनिक ट्राइवल सॉल्यूशन। तो ये समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया अपन को, दिस नहीं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन। मैंने जानबूझ के थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लिया है आपके लिए, कि जब आपने डेल निकाला ऐसा, नहीं 7 6 -2 3 4 -2, सॉरी +2 है, 1 -2 और -6, इसका डेल निकालो तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। निकाल के देखो। अब डेल जब 0 आ गया अपने पास, नहीं ठीक है, तो क्या बोलूंगा कि नॉन ट्राइवल इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अब ऑप्शन में उसने क्या दे रखा है कि यार दो दो दे दी कंडीशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जब दिस और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जब दिस, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नहीं, तो कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो y इक्वल टू 2z को आप पुट करो, नहीं रखा तो y की जगह 2z रख रहा हूं, तो पहली इक्वेशन बनेगी 2 इंटू 6, नहीं यानी 12z माइनस 2z, समझ रहे हो, यानी 7x प्लस 10z बन रही है इक्वेशन, समझ रहे हो पहली। दूसरी में रखा तो क्या बनी, 3x प्लस 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 यानी 10z। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, नहीं ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है, ये कोइंसिडेंट नहीं है। पैरेलल क्या है ना, कोइंसिडेंट नहीं है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे भैया, तो ये ऑप्शन तो गलत है। क्लियर। इसी तरह से x इक्वल टू 2z रख के देखो, 7x प्लस 6 इंटू 2z माइनस 2z, 12 माइनस 2 यानी 10z, बिल्कुल 7x प्लस 10z। यहां रखा, नहीं x की जगह 2z, तो x की जगह रख रहा था मैंने, y की जगह ही रख दिया इसमें, सॉरी ठीक है, वापस x की जगह रखता हूं। 7 2 कितना बेटा, 14z प्लस 6y है ना, माइनस का क्या 2z, नहीं 14 माइनस 2z कितना 12z प्लस का 6y, गॉट इट। इसी तरह से सेकंड में रखा 3 इंटू 2,
जेड, यानी कितना हो जाएगा बेटा 6z प्लस का 4y प्लस का 2z इक्वल टू 0। अच्छा यहां से देखो 8z प्लस का 4y इक्वल टू 0। यहां से क्या पता लग रहा है बेटा, सब में 4 कॉमन है इनमें, यानी 2z प्लस y, यहां भी 6 कॉमन ले लूं तो 2z प्लस y। क्या ये कोइंसिडेंट दिखे आपको? नहीं, मतलब हाँ इसके लिए इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होंगे। तो कई बार आपको ऐसा भी देगा बेटा कि x की कोई टर्म दे देगा उसकी टर्म में, तो आपको क्या करना है, उसको पुट कर देना है। अगर सेम आ रहे हैं तो वो क्या है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट, अदरवाइज नहीं है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। गॉट इट? तो नॉन होमोजीनियस तो हो चुके थे, होमोजीनियस में पहला टाइप। होमोजीनियस में इसी तरह से दूसरा टाइप की बात करता हूं बेटा। कौन सा क्वेश्चन? लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या था बेटा, कि डेल मस्ट भी क्या होगा, 0। क्लियर? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, नहीं कि कौन कौन से ट्रू होंगे। तो आइए समझते हैं, डेल 0 कर लेते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन। 4 लैम्डा 2 2 माइनस 1 1 म्यू 2 3। सर आप इसको सॉल्व मत करो, हम खुद कर लेंगे, ऐसा बोल सकते हो आप, लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं उसको सॉल्व, उसका बताऊंगा। यहाँ 2 वेरिएबल है और एक इक्वेशन आएगी, नहीं इसीलिए सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। क्या होगा, 4 के लिए सॉल्व करूंगा तो -1 इंटू 3 यानी माइनस का 3 माइनस का 2। फिर माइनस का लैम्डा के लिए सॉल्व करोगे बेटा तो 2 3 जा 6 माइनस का म्यू। फिर 2 के लिए सॉल्व आउट करोगे तो क्या आएगा, 4 माइनस माइनस प्लस का म्यू इक्वल टू 0। यानी माइनस का कितना, 5 4 जा 20, यहां से -6 लैम्डा प्लस का म्यू लैम्डा, फिर 2 4 जा 8 प्लस का म्यू। ये कितना हो गया बेटा, -12, क्यों, -20 प्लस 8। फिर आ रहा है -6 लैम्डा, फिर आ रहा है म्यू लैम्डा प्लस का म्यू। तो यहां से अगर देखा बेटा 6 कॉमन ले लूं माइनस का तो क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा। गॉट इट? यहाँ क्या आएगा, 6 अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 2 प्लस लैम्डा। यहां से अगर देखा जाए नहीं तो क्या होगा, म्यू अगर कॉमन लूं तो लैम्डा प्लस 1, सॉरी यहाँ पर 2 इंटू म्यू 2 म्यू हो रहा है ना बेटा, तो म्यू अगर कॉमन ले लूं देखो बेटा तो लैम्डा प्लस 2 यहाँ भी बच गया और लैम्डा प्लस 2 यहाँ भी बच गया, तो लैम्डा प्लस 2 दोनों में कॉमन ले लिया तो म्यू -6 इक्वल टू 0। यानी यहाँ 2 इक्वेशन तो थी बेटा, समझ रहे, 2 इक्वेशन क्या, 2 वेरिएबल तो थे, इक्वेशन क्या है एक। तो आप खुद सोचिए कि अगर लैम्डा -2 रखा तो म्यू कुछ भी रखो आंसर 0 आएगा। यानी लैम्डा इक्वल टू -2 अगर है तो ऑप्शन में ही नहीं है। म्यू इक्वल टू 6 रखूंगा तो लैम्डा कुछ भी रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो म्यू इक्वल टू अगर 6 रखा तो लैम्डा कुछ भी रखो हमेशा क्या आएगा, डेल 0। मतलब क्या